हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट युवराज सिंह। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लीगल राइट विधिक अधिकार। आखिर ये विधिक अधिकार क्या होता है? आज का जो लेक्चर है जूरिस्प्रूडेंस का, इसमें जो इतना ये हाफ पार्ट है, इतना आप अगर कॉन्सेंट्रेट के साथ अगर इतना समझ लिए तो इतना पढ़ने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी आज का जो लेक्चर है, ये आप इसका हाफ पार्ट ही अगर इतना समझ लीजिएगा अच्छे से, तो इतना पार्ट समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, पहले हम लीगल राइट जो विधिक अधिकार होता है, इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये अधिकार क्या होता है, अधिकार शब्द क्या, अधिकार क्या होते हैं। जब कोई बच्चा जैसे ही धरती पर जन्म लेता है तो उसको अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। हम ये कह सकते हैं अधिकार मतलब ये होता है कि उसको कार्य करना या ना करना। उन्हीं में से एक पॉइंट होता है कि विधिक अधिकार, जैसे एक मौलिक अधिकार या महिलाओं संबंधी अपराध जो होते हैं उसके अधिकार, या और अनेक प्रकार के अधिकार होते हैं। हम अधिकार का एक बाढ़ ऐसी बोल सकते हैं कि इसके अधिकारों का एक बाढ़ है। तो उन्हीं में से हम वहाँ ना जाकर एक पॉइंट समझते हैं कि आखिर ये अधिकार क्या है, विधिक अधिकार क्या है। जब कोई बच्चा जैसे ही इस धरती पे जन्म लेता है तो उसको अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अब इसको ना तो किसी लॉ या अधिनियम या विधि के तहत उसको ये अधिकार लॉ परिभाषित नहीं किए जाते हैं, उसको एक प्रदत्त के द्वारा जो नेचुरल राइट होते हैं, जैसे कहते नहीं कि एक ये आपके नेचुरल राइट है, तो नेचुरल द्वारा जो प्रदान होते हैं वो एक अधिकार होते हैं। जैसे कोई बच्चा, किसी लॉ में ये तो नहीं लिखा है कि आपकी सांस बंद करने का अधिकार, कि आपकी 15 सेकंड के लिए आपको सांस बंद कर दी जाएगी, ये तो नहीं लिखा ना। ये एक नेचुरल राइट है। या आप खाना नहीं खा सकते हैं, या आप रो नहीं सकते, या आप कहीं घूम नहीं सकते, या आप जितना इच्छा जाए उतने इच्छा तक अपने अनुसार सांस नहीं ले सकते हैं। क्या ये किसी लॉ में लिखा है? नहीं लिखा है। ये सब एक नेचुरल राइट होते हैं। एक प्रत्येक व्यक्ति या कोई बच्चा जब कोई जन्म लेता है वो सबको एक अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये एक सब नेचुरल राइट होते हैं, ये नेचुरल द्वारा प्रदत्त होते हैं। तो इसी में से आज हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर विधिक अधिकार में जो अधिकार शब्द है ये क्या है। देखिए, इसको हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट आता है अधिकार। तो अधिकार को हम लोग अभी इसमें आगे समझेंगे कि अधिकार क्या है। पहले हम लोग समझते हैं, अधिकार से पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि विधिक अधिकार क्या होते हैं। तो विधिक अधिकार को हम समझते हैं। देखिए, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा, मेरी बात मानिएगा। अगर आपने मेरा इतना लेक्चर, इसका हाफ लेक्चर जो होता है, इतना अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो मेरी आप एक बात मानिए कि जो इतना ये है, इधर आप अपने मन से ही समझ जाएंगे। इसमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे। अगर इतना इसका हाफ पार्ट अच्छे से कॉन्सेंट्रेट के साथ इसको समझ लेते हैं ध्यान से, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला पॉइंट आता है कि अधिकार। अधिकार को ना पढ़ के पहले हम पढ़ते हैं विधिक अधिकार, कि विधिक अधिकार क्या होते हैं। देखिए, ऐसे अधिकार जिन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त है वह एक विधिक अधिकार है। ऐसे अधिकार जिसे विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार होते हैं वो एक विधिक अधिकार होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि विधिक अधिकार क्या होते हैं, तो हम इसको सिंपल वे में, बिल्कुल सिंपल भाषा इसकी परिभाषा देंगे कि ऐसे अधिकार जिसे विधि द्वारा
प्रदत्त कोई अधिकार या कोई मान्यता प्राप्त है तो वो एक विधिक अधिकार आते हैं। अब इसमें एक पॉइंट आया है कि कानूनी मान्यता, आखिर ये कानूनी मान्यता क्या होता है? तो कानूनी मान्यता को हमने दो फॉरवर्ड में बांट रखा है। एक होता है किसी न किसी विधि में उसका उल्लेख हो, जैसे कोई संविधान या अधिनियम, नियम, उपनियम, अर्थात विधि का प्रभाव रखने वाले किसी कानून में हो और इसी संविधान या नियम या उपनियम या अधिनियम के तहत उसके कुछ रेमेडी यानी उपचार की भी व्यवस्था की गई हो, तो वो जब दोनों अधिकार, कोई अधिनियम या संविधान या नियम में कोई अधिकार बताए गए हैं और उस अधिकार के तहत उसमें क्षतिपूर्ति या रेमेडी की भी उपचार की व्यवस्था की गई हो, तो जब दोनों अधिकार मिल जाते हैं तभी वो एक विधिक अधिकार कहलाते हैं। इसकी सिंपल सी परिभाषा है। हम ऐसे समझते हैं कि ये देखिए, हमने क्या पढ़ा कि इसके कानूनी मान्यता क्या होती। कानूनी मान्यता को दो फॉरवर्ड में बांट दिया गया कि किसी ना किसी विधि में इसका उल्लेख होना चाहिए। कोई अधिकार अगर हमको दिए जा रहे हैं तो किसी न किसी विधि में उसका उल्लेख दिया जाना चाहिए। जैसे संविधान में हमें फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार बताए गए हैं, तो मौलिक अधिकार के तहत जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसी का एक कोई उपचार बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, हस्तक्षेप करता है, तो उसके उपचार के तहत, रेमेडी के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जाएंगे आर्टिकल 226 के तहत जाएंगे। तो ये एक उपचार बताया गया है। कोई हमें अधिकार प्राप्त है और अधिकार के तहत कोई उल्लंघन करता है तो उसकी क्षतिपूर्ति लेने के लिए हमें उपचार भी प्राप्त है। तो वो जब दोनों मिल जाते हैं तभी वो क्या आता है, विधिक अधिकार आता है। जैसे ये देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग पढ़ते हैं, ये जैसे कि कोई पक्षकार होते हैं, कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संविदा करता है और एक व्यक्ति के द्वारा उस संविदा को भंग कर दिया जाता है। तो जब उस संविदा को भंग कर दिया जाता है तो जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो सेक्शन बताए गए हैं कि वो क्षतिपूर्ति किस सेक्शन के तहत लेगा, वो लेगा सेक्शन 73, 74 और 75 के तहत। उस व्यक्ति के तहत जो व्यक्ति ने संविदा भंग की है उस पर क्षतिपूर्ति वाद दाखिल कर सकता है। तो ये एक उपचार की व्यवस्था की गई। जैसे SRA, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, व्यादेश की भी व्यवस्था की गई है, इसके तहत भी उपचार बताए गए हैं। अब हम इसको ये कहते हैं कि दोनों शर्त पूर्व होनी चाहिए तभी वो विधिक अधिकार के दायरे में आएंगी। इसका क्या मतलब है, हमने ये कहा कि जैसे किसी अधिनियम या उपनियम या नियम में कोई हमको अधिकार प्राप्त है, ये मान लीजिए एक कोई अधिनियम या उपनियम या नियम है, इसमें हमें अधिकार प्राप्त है। मान लीजिए ये एक संविधान है, संविधान में हमें क्या प्राप्त है कि हमारे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, मौलिक अधिकार ये दिए गए हैं। अब इस मौलिक अधिकार को अगर कोई भी व्यक्ति कोई हस्तक्षेप या उल्लंघन करता है तो इसके तहत हमें क्षतिपूर्ति कहाँ प्राप्त है, उपचार कहाँ, रेमेडी की व्यवस्था की गई है, वो हमें व्यवस्था की गई है आर्टिकल 32 के तहत, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में इसकी उपचार की व्यवस्था की गई कि आप उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया है, उसके तहत आप वाद ला सकते हैं। तो उस पर आर्टिकल जो 32 है सुप्रीम कोर्ट के तहत, उसमें हम वाद दाखिल
ला सकते हैं, उपचार कर सकते हैं उसमें। तो जब दोनों ये अधिकार मिल जाते हैं, एक कोई अधिनियम या उपनियम में दिया गया अधिकार और किसी रेमेडी या उपचार की व्यवस्था की गई, जब ये दोनों अधिकार मिल जाते हैं तभी ये क्या कहलाते हैं, तभी ये विधिक अधिकार कहलाते हैं। ये एक विधिक अधिकार होता है, लीगल राइट होता है। तो यही कहा गया है कि दोनों शर्त पूर्ण होनी चाहिए। एक अधिकार दिया गया आपका और अधिकार के तहत उसमें रेमेडी की भी व्यवस्था की गई हो, तो वो विधिक अधिकार कहलाते हैं। ये हमने समझा विधिक अधिकार। अब इसमें एक पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा कि जब तक किसी अधिनियम या उपनियम में अगर कोई भी अधिकार तो हमको दे दिया गया और उस अधिकार के तहत रेमेडी की व्यवस्था ना की गई हो, तो वो अधिकार विधिक अधिकार नहीं कहलाएंगे। हमने ये कहा जब तक उस उपनियम या अधिनियम या कोई एक्ट के तहत उसमें अधिकार दिए गए हो और अधिकार के तहत उसकी रेमेडी की भी व्यवस्था की गई हो, जब दोनों ये एक साथ मिल जाते हैं तभी वो एक विधिक अधिकार कहलाते हैं। बस इतनी सिंपल सी इसकी परिभाषा है। अर्थात जब तक दोनों एक साथ नहीं आएंगे, जब तक वो विधिक अधिकार नहीं कहलाएंगे। तो ये एक आप लोग बात याद रखिएगा। तो यही बता रहा है कि दोनों शर्त पूर्व होनी चाहिए, तो वही हमको विधिक अधिकार कहलाएंगे, वही उसी को हम विधिक अधिकार कहते हैं। इसमें आपने जब LLB किया है भी तो इसमें आपने पढ़ा होगा, एक श्रुति पढ़ी होगी, यूवी जस्ट ईवी रिमेडियम, अर्थात जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। बिना उपचार के कोई अधिकार नहीं होते हैं। अगर किसी एक्ट में आपको अधिकार दिए गए हैं तो उसका एक उपचार भी बताया गया है कि उसके तहत आप उपचार भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये श्रुति जो होती है ये इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, बिना अधिकार के कोई उपचार नहीं है, ये बताती है, ये एक श्रुति आती है। अब हम लोगों ने समझ लिया क्या कि विधिक अधिकार क्या होते हैं, विधिक अधिकार के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब दूसरा पॉइंट इसका आता है कि आखिर अधिकार क्या है। अभी तक हम लोगों ने विधिक अधिकार पढ़ा है, अब पढ़ते हैं कि आखिर अधिकार क्या है। तो हम ये देखते हैं कि जो अधिकार होता है, तो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि अधिकार क्या होता है। तो अधिकार, दूसरा पॉइंट अभी हम लोग विधिक अधिकार समझा, अब अधिकार समझेंगे। अधिकार क्या है? अधिकार एक प्रकार का हित है जो विधि द्वारा मान्यता प्राप्त तथा संरक्षित है। ये ध्यान की इसमें 3 पॉइंट आए हैं कि अधिकार क्या है। अधिकार एक प्रकार का हित है। जो हित है ये क्या है? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट क्या है? तो जो हित है ये इसको 2 फॉर्मेट में मैंने बांटा है। एक होता है व्यक्तिगत हित होता है और एक होता है संपातिक हित होता है। जो व्यक्तिगत हित होता है ये एक व्यक्ति से संबंधित होता है और जो संपातिक हित होता है ये एक संपत्ति से संबंधित होता है। व्यक्तिगत हित क्या होते हैं? व्यक्तिगत हित वह होता है जो एक जीवन है, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो जीवन जीना या बोलना या घूमना, ये एक व्यक्तिगत हित में आ जाता है। संपातिक हित जो होता है संपत्ति से संबंधित होता है। जैसे हम किसी संपत्ति को खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं और उसको प्रयोग भी कर सकते हैं और उसको अंतरित भी कर सकते हैं। तो ये एक संपातिक हित होता है। तो हमने बताया हित क्या होता है। हित में हमने 2 फॉर्मेट में बांटा। एक होता है व्यक्तिगत हित होता है, एक होता है संपातिक हित होता है। तो संपातिक हित को हमने समझ लिया, एक व्यक्तिगत हित को भी हमने समझ लिया क्या होता है, इसके बारे में हमने बता दिया है। अब आता है जो विधि द्वारा मान्यता प्राप्त,
अब इसमें मान्यता प्राप्त का क्या मतलब होता है? जो विधि द्वारा मान्यता प्राप्त तथा संरक्षित है, हम पहले मान्यता प्राप्त को समझेंगे कि विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो, हितों को किसी न किसी नियम या कानून विधि में मान्यता दी गई हो, आप इसके प्रयोग के अधिकारी हैं। हितों में किसी न किसी नियम या विधि में उसकी मान्यता दी गई हो। हमने हित पढ़े तो हित क्या होता है? हित एक ये होता है जो हमने बताया व्यक्तिगत और संपातिक, इसमें नियम या उपनियम आपको मान्यता दी गई, उसमें बताया गया हो, तो यही क्या होते हैं? विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, जिसको विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार होते हैं, विधि द्वारा मानना है उसको। तो ये होता है कि जो हित होते हैं किसी न किसी नियम या कानून में विधि मान्यता दी गई हो, जो नियम होते हैं या कानून होते हैं उसमें विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, तो हम उसके तहत प्रयोग के अधिकारी होते हैं। तो ये एक विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट इसका आता है संरक्षित है। संरक्षित हित का मतलब क्या होता है? देखिए इसको समझते हैं। हितों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होंगे, अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति जो मुझको एक अधिकार प्राप्त है और उस अधिकार में कोई जो मुझे हित प्राप्त है, इंटरेस्ट, उसमें अगर कोई व्यक्ति हस्तक्षेप करता है तो उसमें जो बर्दाश्त होते हैं हित, उसमें बर्दाश्त नहीं है। हितों में हस्तक्षेप जो करता है उसमें बर्दाश्त नहीं होते हैं, अर्थात उपचार का अधिकार प्राप्त होता है। हम उस व्यक्ति पर न्यायालय के समक्ष क्षतिपूर्ति का वाद दाखिल कर सकते हैं और उससे दंडित भी करा सकते हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष उस व्यक्ति को हम क्षतिपूर्ति भी ले सकते हैं उससे, या उसको दंडित भी हम करा सकते हैं। तो यही बोल रहा है कि जो संरक्षित हित का मतलब क्या होता है कि हितों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं है, अर्थात उपचार का अधिकार प्राप्त है और उपचार के अधिकार के तहत हम उस पर मुकदमा भी दाखिल कर सकते हैं, उस पर हम क्षतिपूर्ति भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ बता रहा है कि संरक्षित हित। तो संरक्षित हित हमने समझ लिया। इसमें देखिए 3 पॉइंट आए हैं। एक हित मैंने समझा कि हित क्या होता है, दूसरा आता है कि विधि द्वारा मान्यता प्राप्त क्या होता है, तीसरा हमने समझा कि संरक्षित हित क्या होता है, ये भी हमने समझ लिया। अब आता है इसका नेक्स्ट पार्ट आता है कि अधिकार एक प्रकार की शक्ति है। जो अधिकार होता है ये एक प्रकार की शक्ति है, अर्थात ये एक पावर है, ये एक शक्ति है। इसका अर्थ होता है कि जो प्रयोग जैसे चाहे वैसे हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे यहाँ कोई स्टूडेंट आता है तो हम चाहे तो उसको अपने यहाँ प्रवेश दे सकते हैं, हम चाहे तो उसको अपने यहाँ प्रवेश देने से मना कर सकते हैं, हम चाहे तो उसको अपने यहाँ मकान में इंटर करा सकते हैं, हम चाहे तो उसको अपने यहाँ मकान में इंटर नहीं करा सकते हैं। तो यही चीज़ बोल रहा है कि अधिकार एक प्रकार की शक्ति है, एक पावर है। तो हम उस पर मुकदमा दाखिल भी कर सकते हैं, उसको दंडित भी करा सकते हैं, उस पर हम मुकदमा भी ला सकते हैं, उसको दंडित भी करा सकते हैं। इसको हम जैसे ये समझिए कि क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का भी अधिकार होता है और दूसरे के ऊपर कर्तव्य अधिरोपित करने का भी अधिकार होता है, क्या वो करेगा और क्या नहीं करेगा। तो हमने ये समझ लिया, इसका हमने ये इतना समझा कि आखिर ये क्या है। अब इसको हम ऐसे अगर समझते हैं कि जैसे हम ये समझ सकते हैं कि जो अधिकार होता है, इसको एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि ये अधिकार एक बिजली होता है। अगर इस बिजली को जो छुएगा तो उसको करंट लगेगी, वो करंट मारेगा, अर्थात अधिकार एक मेरा अधिकार में अगर कोई व्यक्ति हस्तक्षेप करेगा तो उस पर एक हम न्यायालय में वाद दाखिल कर सकते हैं या उसको हम क्षतिपूर्ति के लिए वाद दाखिल या उसको दंडित करा सकते हैं। तो अधिकार अगर कोई व्यक्ति हम पर न्यायालय में जो टच करेगा उसको करंट लगेगा,
ये हमने एक एग्जाम्पल द्वारा समझा है। इसको बिजली हम बता सकते कि अधिकार एक बिजली है, पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है अधिकार। तो हमने ये समझा ये चीज़। अब आता है जूरिस्प्रूडेंस। अब स्टार्ट होता है आपका कि जूरिस्प्रूडेंस में हम लोग चलते हैं। अभी तक देखिए हम लोग जो पढ़ रहे थे, सबसे पहले क्या होता है कि जो हम लोग विधिक अधिकार, जो ये लेक्चर है, इसको स्टार्ट करने से पहले हमको पहले उसके अंदर वो क्या क्या कहना चाहता है इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसके बाद हम लोग ये अच्छे से विधिक अधिकार पढ़ेंगे। पहले ये इसका जो मेन ये टॉपिक इसका होता है ये समझ लेना चाहिए। इसके बाद आपने ये समझ लिया, अब देखिए इधर कुछ भी नहीं है, इधर आप भी जल्दी जल्दी समझ जाएंगे। अगर ये आपने मेरा लेक्चर इतना समझ लिया है तो आपने ये भी समझ लिया होगा, ये समझ जाएंगे आप बहुत जल्दी। देखिए अब आती है परिभाषा खंड। जो हमारे जूरिस होते हैं इन्होंने अलग अलग अपनी अपनी ओपिनियन दी है कि जो अलग अलग विधि शास्त्र हैं अलग अलग इसकी अपनी अपनी ओपिनियन दी है। जैसे नंबर 1 परिभाषा खंड पढ़ेंगे, परिभाषाएं पढ़ेंगे। ईयरिंग क्या कहते हैं? ईयरिंग कहते हैं कि विधि द्वारा संरचित हित है। अब संरचित हित क्या है? अभी हमने पढ़ा संरचित हित। हित जो हितों में हस्तक्षेप करेगा वो बर्दाश्त नहीं होंगे, उस पर हम उपचार प्राप्त करने के लिए उसको मुकदमा या उसको क्षतिपूर्ति या दंडित करने के लिए वाद दाखिल कर सकते हैं। ये हमने भी पढ़ा था कि संरचित हित का मतलब क्या होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि विधि द्वारा संरचित हित है। क्या? विधिक अधिकार विधि द्वारा संरक्षित हित है। किसने कहा? ईयरिंग महोदय ने कहा है। तो ये आप याद रखिएगा। सामंत महोदय कहते हैं कि विधि द्वारा मान और संरक्षित हित है। सामंत महोदय ये कहते हैं कि विधि अकेले केवल संरक्षित हित ही नहीं है अपितु वो मान भी है। इन्होंने 2 परिभाषा दी है कि विधि द्वारा मान और संरक्षित हित है। सामंत महोदय कहते हैं कि मान और संरक्षित हित, और जो जबकि ईयरिंग ने क्या कहा था कि विधि द्वारा संरक्षित हित है। जो संरक्षित हित कहा था ये ईयरिंग ने कहा था। सामंत महोदय कहते हैं कि विधि जो होती है विधिक अधिकार ये एक संरक्षित और मानवीय अधिकार होता है। ये सामंत महोदय ने कहा था। और हमने पढ़ा था कि मान का मतलब जब हम लोग ने पढ़ा था तो ये देखा था कि विधि द्वारा मान्यता प्राप्त, यही सामंत महोदय कर रहा है कि जब ये दोनों आएंगे तभी वो विधि द्वारा मान और संरक्षित हित होगा। तो ये सामंत महोदय कहते हैं। देखिए LLB में लिखने के लिए आता है कि जो सामंत महोदय ने विधिक अधिकार की परिभाषा बताई है तो वो क्या बताई है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये लिखने के लिए भी आता है। इसके प्री के भी क्वेश्चन बनते हैं। जब आप लोग PCS जे का एग्जाम देंगे तो उसके तहत ये MCQ में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब आता है तीसरा। हॉलैंड महोदय कहते हैं कि समर्थ तथा क्षमता का घोतक है। हॉलैंड कहते हैं कि जैसे जो अधिकार हमको मिले हैं जैसे चाहे उसको ऐसे हम उपयोग कर सकते हैं, उसको हम किसी को बहिष्कृत कर सकते हैं, उसको हम हटा सकते हैं। तो ये हॉलैंड महोदय ने कहा है कि क्षमता का घोतक है, ये हॉलैंड महोदय ने कहा है। एलन ने कहा है कि विधिक अधिकार प्रत्यभूत शक्ति है, जो गारंटेड पावर है। इन्होंने गारंटी पर पावर पर ध्यान दिया है, जो एलन महोदय ने कहा। तो आप लोग इतना याद रखिए कि जो एलन ने कहा वो प्रतिभूत शक्ति बताई है, गारंटेड पावर की बात बताई है, और हॉलैंड ने ये समर्थत्व और क्षमता का घोतक बताया है। तो ये परिभाषाएं आप लोग याद करने में इजी होंगी, आप लोग ऐसे इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए ग्रे महोदय क्या कहते हैं, जितने ये छोटे होते उतनी बड़ी बात बोलते हैं। ग्रे महोदय कहते हैं कि विधिक अधिकार
शक्ति है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कोई कार्य करने से उपरंत रहने के लिए वैधानिक कर्तव्य द्वारा बाध्य करता है। सामंत महोदय कहते हैं कि जो विधिक अधिकार शक्ति है, एक इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमने अभी यहाँ बताया था कि एक पावर, एक बिजली है। ग्रे कहते हैं, ये ग्रे कहते हैं कि विधिक अधिकार एक शक्ति है, एक पावर है, एक बिजली है। अगर इसको हम जैसे चाहें वैसे इसको उपयोग कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को हम चाहें तो अंदर अपने मकान में प्रवेश करने देते हैं, या किसी व्यक्ति को हम चाहें तो अपने मकान में प्रवेश करने से मना कर सकते हैं। तो ये एक हम पे एक मेरा एक शक्ति है, एक मुझे एक पावर मिली है। तो ग्रे महोदय यही कहते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिसिटी यानी शक्ति को बात बताता है कि जो एक विधिक अधिकार एक शक्ति, एक बिजली है। अगर इस बिजली को जो छुएगा वो उसको करंट लगेगा। तो ये चीज़ बता रहा है, ग्रे महोदय कहते हैं। अब आता है जो सामंत के अनुसार जो इसके विधिक अधिकार के आवश्यक तत्व होते हैं, ये दूसरे नंबर पे आता है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जो सामंत के अनुसार जो विधिक अधिकार के आवश्यक तत्व बताए गए वो कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या होते हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए। सामंत के अनुसार 5 प्रकार के आवश्यक तत्व होते हैं। क्या क्या होते हैं देखिए। आवश्यक तत्व सामंत के अनुसार देखिए, पहला अधिकार का धारण करता, अधिकार से अवध व्यक्ति, अधिकार की अंतर्वस्तु, अधिकार की विषय वस्तु, अधिकार का स्वत या हक। तो ये 5 पॉइंट सामंत महोदय ने आवश्यक तत्व बताए हैं विधिक अधिकार में। इसको हम अच्छे से समझते हैं एक पॉइंट को, आखिर ये क्या है। देखिए इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे ये मान लीजिए मेरा एक लैंड है, ये एक लैंड है और ये एक ए है और ये बी है। अब क्या होता है कि जो ए महोदय होते हैं ये बी से कोई एक संपत्ति या लैंड खरीदते हैं, बी से कहते हैं। अब बी जो होता है, बी जब बी से ये खरीद लेते हैं तो ए के ऊपर क्या हो जाता है कि अधिकार का धारण करता, अधिकार वो लैंड को धारण करता होता है। तो ये अधिकार का एक धारण करता होता है ए, ये बताया गया है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि अधिकार से अवध व्यक्ति, जो ए महोदय ने जो जमीन बी से खरीदी है तो इस अधिकार जो होता है ए के पास आ गया है, इससे अधिकार से पूरे संसार ब्रह्मांड में जितने व्यक्ति हैं वो सब आबद्ध होते हैं। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। वो चाहे तो जब तक वो अपने पास किसी को भी कुछ भी कर सकता है, वो दान फ्री या गिफ्ट कुछ भी कर सकता है, दे सकता है। वो सब इसमें अधिकार से आबद्ध व्यक्ति होते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में ए के अगेंस्ट। तीसरा आता है कि अधिकार की अंतर्वस्तु, जो ए होता है ये अपनी अधिकार की जो अंतर्वस्तु होता है इसको जैसे चाहे वैसे इसको उपयोग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जैसे किसी संपत्ति को हम दान दे सकते हैं, या किसी संपत्ति को हम लीज पे दे सकते हैं, या उस पे हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, या तो हम चाहें तो उस संपत्ति को ऐसे पड़ी रहने देते हैं। तो वो अधिकार की अंतर्वस्तु होती, वो हम पर डिपेंड करती, जो ए ने खरीदी है उस पर ये अंतर्वस्तु है कि वो जैसे चाहे वैसे कर सकता है। चौथा पॉइंट आता है कि अधिकार का विषय वस्तु, जो अधिकार की विषय वस्तु होती है वो लैंड होती है। ये लैंड होती है, ये लैंड अधिकार की विषय वस्तु क्या है, लैंड है। पांचवा इसका लास्ट पॉइंट होता है कि अधिकार का स्वत